सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। चलिए आइए, तो चलिए बच्चे हम लोग आते हैं और पहला क्वेश्चन आज देखते हैं और रूबरू होते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है 30/12/2020 को, और मैं चाहूंगा जल्दी से आप 30 सेकंड का समय लो और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे बताओगे कि आंसर क्या आने वाले हैं। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। मुझे यकीन है आप आंसर दे सकते हो। राम राम बाबू, राम राम। अतुल जी खुश रहिए, जल्दी से इसका आंसर दोगे बच्चे। 6 व्यक्ति ABCDE एक दूसरे की ओर मुख करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। 6 स्टूडेंट की बात हो रही है। चलिए आंसर आने शुरू हुए। गुड इवनिंग बच्चे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है जी, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल हमारी टेस्ट चलती है बच्चे। 1 का आंसर ए आया, सबसे पहला आंसर सकीना का आया है कि सर आंसर ए होगा। आइए चलिए देखिए कितने व्यक्ति हैं बाबू, 6 व्यक्ति हैं। सबसे पहले एक सर्किल खींचेंगे, 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे, सारे लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब देख लो क्या कहता है, बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, वाइस वर्सा केस लगा दो, फिक्स नहीं है। ए बी के दाएं को दूसरे स्थान पे, तो बी के दाएं को पहला नहीं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ए बैठा है। अब देख लो 1 2 इधर छोड़ो, चाहे 1 2 इधर छोड़ो, ई का पोजीशन यही मिलने वाला है। अब कहता है सर डी ई के बाएं दूसरे स्थान पे, तो ई के बाएं पहला नहीं दूसरे स्थान पे डी आएगा। फिर कहता है डी और ई के बीच कौन बैठा है, तो डी और ई के बीच ए बैठा है। ए किस में है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है उन बच्चों का जवाब बिल्कुल सही और उचित है। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर मुख करेंगे और देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में ही पूछे गए हैं। और अब कहता है दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक वृत्ताकार मेज की बात कर रहा है और इस वृत्ताकार मेज पर कितने लोग बैठे हैं, तो इस पे 8 लोग बैठे हैं, ABCDEFGH, और सभी लोग एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो भैया समय ले लो जल्दी से, 30 नहीं 40 सेकंड ले लो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके बतलाओगे, आप ही आंसर दोगे जल्दी से। अतुल का आंसर आया था, गुड इवनिंग बच्चे। स्कोर पॉइंट का आंसर आया था, ऑफिशियल जी का आया था, संदीप का, नितिन का, शिव पुकार का आंसर आया था, अमन का आंसर आया था। बहुत बढ़िया बच्चे, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए आइए देखिए ध्यान से, इतना समय लगाना ही नहीं ना है, 8 ही व्यक्ति है ना। सबसे पहला लाइन बोला सर ए कहाँ है, तो ई और जी के बीच में है। ए जो होगा वो ई और जी के बीच में होगा, वाइस वर्सा केस लगा के छोड़ दो। जबकि जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, तो एफ के दाएं पहला नहीं दूसरे स्थान पे कौन है, जी। अब देख लो जी और ई के बीच में ए है, तो ए यहां आएगा और ई यहां आ चुका है। आगे चलिए, एच डी और बी के बीच में है, तो एच कहाँ बैठा है, तो डी और बी के बीच में, तो एच को यहीं रखना होगा, या तो डी बी यहां या तो डी बी यहां। आगे चल दो, और एफ के बाएं को दूसरा है, तो सही में एच जो है ना वो एफ के बाएं को दूसरा है। ए और बी एक दूसरे के सामने है, तो ए और बी जब एक दूसरे के सामने है तो बी यहां आएगा। हमने देखा था कि एच डी और बी के बीच में बैठा है, तो डी को यहां रखना होगा। अब देख लो ए भी खत्म हो गया, सी बचा हुआ है। पूछ रहा है कि सर ई और एच के बीच में कौन बैठा है, तो ई और एच के बीच में बच्चे डी बैठा है, और डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। जो किसका किसका सही आया है, कुछ लोगों के आंसर सी आ रहे थे, कुछ बच्चे के आंसर बी आ रहे थे। तो जिनके आंसर सी आ रहे थे ना बाबू, उनके आंसर गलत आ रहे थे, आंसर बी होने चाहिए। 1 नंबर में कुछ नहीं था बच्चा, देख लो बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति। बी को यहां रखा तो 1 और 2 छोड़ के ई बैठ गया। अब कहता है ए बी के दाएं को दूसरा है, तो बी के दाएं को पहला नहीं दूसरा ए है। फिर कहता है डी ई के बाएं को दूसरा है, तो ई के बाएं को पहला नहीं दूसरा डी है। अब पूछा डी और ई के कौन बीच में बैठा है, तो बस ए बैठा है। चलिए तीसरे क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ध्यान से समझोगे चीजों को। क्या कहता है, राहुल की आयु शशि से अधिक है, तो किसकी, तो राहुल की आयु किससे अधिक है, तो शशि से अधिक है।
फिर कहता है लेकिन कविता जितनी नहीं, इसका मतलब राहुल की आयु कविता से कम है, तो कविता इन तीनों में सबसे अधिक है। कविता की आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक है, तो कविता की आयु शशि से तो अधिक है ही, और साथ में कविता की आयु किससे अधिक है बच्चे, तो अशोक से भी अधिक है। किसकी, तो कविता की। आगे चलते हैं, फिर देखो क्या कहता है, अशोक की आयु शशि से कम है। लीजिए, अशोक की आयु किससे कम है, तो अशोक की आयु शशि से कम है। फिर कहता है लेकिन मोनिका से अधिक है, तो लेकिन किसके लिए, अशोक के लिए, यानी मोनिका जो है वो अशोक से भी नीचे होगी। पूछ रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा मोनिका जी हैं, और मोनिका जी कहाँ आने वाली हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में आने वाली हैं। तो आंसर हमारा परफेक्ट जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहला काम, 8 लोगों की व्यवस्था हमने कर ली। अब ध्यान देना, ए ई और जी के बीच में बैठा है, तो ए जब भी बैठेगा ई और जी के बीच में ही बैठेगा, तो वाइस वर्सा केस। जबकि जी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एफ के दाईं ओर पहला नहीं दूसरा स्थान किसका, जी का। अब जहां जी बैठेगा उसके बगल में ए भी चाहिए और उसके बगल में ई भी चाहिए। आगे चल दीजिए, एच डी और बी के बीच में, ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो चुका है। डी एच और बी के बीच में है, तो देखो एच किसके किसके बीच में है, तो डी बी के बीच में, तो या तो डी बी यहां हो सकता है या तो बी डी यहां हो सकता है। फिर कहता है कि ए और बी एक दूसरे के सामने हैं, तो जब ए और बी एक दूसरे के सामने हैं तो बी यहां आएगा, तो डी यहां आएगा, तो सी यहां आ गया। अब कहता है ए और बी एक दूसरे के सामने, क्वेश्चंस कहां पूछा है जी, देखिए इसमें क्वेश्चंस ही नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, आ जाओ बच्चे यहां से सेक्टर, हाँ क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए थे उसमें, यहां से सेक्टर चेंज हुआ। देखो बाबू, सी को किससे मिलना है, तो सर ई से मिलना है। सी ओ को जानता है, ओ यू को, यू एन को, एन जानता है एस को, एस जानता है ई को। तो देख लो जब यहाँ पे इक्वल इक्वल है और यहाँ साइन का मुख खुला है, इसका मतलब ये ग्रेटर इक्वल है, और यहाँ भी साइन का मुख खुला है, तो देख लो चाइना वॉल का निर्माण हुआ क्या। और जैसे ही चाइना वॉल बनेगा हम सी से ई तक जा ही नहीं सकते, कैंसिल हो गया। ओ को किससे मिलवाना है, एस से। फिर से देखो ओ से एस तक जाने का मतलब है कि यहाँ चाइना वॉल को पार करना पड़ेगा, हम कर ही नहीं सकते, तो गलत हो गया। यू से किसको मिलना है, ई को, तो देखो यू से ई तक जाने का मतलब है इक्वल ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होगा और ग्रेटर अपना मुंह यू के तरफ खोलेगा, यानी यू ग्रेटर होगा ई से, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो केवल 3 अनुसरण करेगा, और केवल 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बाबू इसमें सबसे अच्छा और सबसे परफेक्ट आंसर हुआ। तो 5 में बच्चा डाउट होता ही नहीं है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग, ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग, ग्रेटर नहीं है तभी ग्रेटर इक्वल स्ट्रांग होगा। देखिए ध्यान से, एस को किससे मिलवाना है, तो सर ई से मिलवाना है। अच्छा, एस से लेकर और ई तक का सफर हम अगर तय करते हैं तो साइन क्या मिलेगा, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। स्ट्रॉन्ग साइन कौन होगा, ग्रेटर। तो किसकी तरफ ग्रेटर, तो एस की तरफ, एस की तरफ बिल्कुल ग्रेटर है सर, सही हो गया। अच्छा, एन से किसको मिलना है, डब्ल्यू को। तो देख लो अगर एन से हम डब्ल्यू तक का सफर तय करते हैं तो यहां भी साइन का मुख बंद और यहां भी साइन का मुख बंद, चाइना वॉल बन गया, और चाइना वॉल बनने पे ये गलत हो जाएगा। यू ग्रेटर इक्वल है, यू क्या है, ग्रेटर इक्वल है किससे, ए से। तो चलो तो यू से ए तक का सफर तय करते हैं। अगर हम यू से ए तक का सफर तय करें
तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल में कौन स्ट्रॉन्ग, ग्रेटर इक्वल, यानी ये वाली बात सही है। तो कौन कौन सही है, तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 किस में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। सर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ये भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझिए, एस बड़ा है किससे, एच से, एच बड़ा है किससे, यू से, यू बराबर है किसके, एन के, एन बड़ा या बराबर है किससे, ए से, ए बड़ा है किससे, टी से, टी बराबर है किसके, ई के, ई छोटा है किससे, भी से, और भी छोटा है किससे, डब्ल्यू से। ये पूरा इक्वेशन बन के तैयार हुआ। अब कहता है सर एस बड़ा है ई से, तो देखिए तो ई हमारा कहाँ है, टी के इक्विवेलेंट, एस बड़ा है ना ई से, तो पहला सही हो गया। दूसरा कहता है सर एन बड़ा है डब्ल्यू से, तो देखिए तो एन से डब्ल्यू तक का सफर तय करने में हमको ये पता है कि एन किससे बड़ा है, ई से, लेकिन भी और डब्ल्यू से एन बड़ा है कि नहीं, नहीं कह सकते हैं, तो गलत हो गया। कहता यू बड़ा या बराबर है ए से, तो देखिए तो यू या तो बराबर होगा ए के, या तो यू बड़ा होगा ए से, तो तीसरा भी सही है। तो 1 भी सही है और 3 भी सही है। इसको बनाने का यही 2 तरीका है, या तो आप साइन का गेम खेलो और नहीं तो फिर आपको इनइक्वालिटी पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे आपके पास। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझोगे। टखना, पैर देखे हैं, जब आप पैर देखे होगे मनुष्य का, तो यहां पे एक हड्डी होती है, ठीक है, इसी हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो टखना कहते हैं। तो कहता है कि पैर का संबंध किससे है, तो टखना से। अब कहता है कि सर वही संबंध आपको ढूंढना है जो इसमें दिया गया है, तो चलिए वो वाली संबंध हम ढूंढते हैं जो इसमें दिया गया। अच्छा देखिए तो घुटना पिंडली, 2 अलग अलग चीजें हैं, घुटना के अंदर ही पिंडली होता है। उंगली अंगूठा, उंगली अंगूठा एक ही चीज है। कलाई और हथेली यही अलग है। देखिए हाथ देखा होगा आपने, ठीक है, इस वाले हिस्से को कलाई कहते हैं। तो जैसे पैर का यहां वाला हिस्सा टखना कहलाता है, वैसे ही ये हथेली का यहाँ वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कलाई। यानी ये पैर किससे जुड़ा होता है, टखना से, तो ये हथेली किससे जुड़ा होता है, कलाई से। तो ऑप्शन नंबर बी इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर किसको लगाएंगे, बी को। जो लोग डी लगा रहे हैं ना कोहनी, वो तब लगाते जब पैर का संबंध देता किससे, घुटना पैर, ठीक है, यहां से संबंध देता, घुटना से पैर का संबंध देता, तब आप कोहनी का संबंध हाथ से देते, ठीक है। लेकिन उसने पैर का संबंध कोहनी से नहीं दिया था, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा परफेक्ट आंसर जो है ना बच्चे वो बी हो जाएगा। अगर वो क्या कहता कि घुटना का संबंध किससे है, पैर से, तब हम लोग कहते कि कोहनी का संबंध किससे है, हाथ से। लेकिन उसने घुटना को कंसिडर नहीं किया था, उसने टखना को कंसिडर किया था पैर के साथ, तो हम लोग भी कलाई को कंसिडर करेंगे हाथ के साथ, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम लोग को गलती करवा ही देती है। ध्यान से देखिएगा, लिली एक प्रकार का फूल है ना, गुलाब भी एक प्रकार का फूल है ना, पानी बिल्कुल अलग चीज है। तो लिली भी अलग फूल है, गुलाब भी अलग फूल है, पानी अलग चीज है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। रेलवे में तैयारी करने के लिए कौन सा ट्रेड बढ़िया रहेगा सर। अब अभी अगर आप ट्रेड पढ़ने जाओगे, ठीक है, अगर अभी आप ट्रेड पढ़ने जाओगे तो आपको 2 साल ट्रेड करने में ही लगेंगे। तो देखिए ट्रेड वही अच्छा है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे इलेक्ट्रिकल चीजें ज्यादा पसंद है तो मैं इलेक्ट्रिकल करूंगा, लेकिन अगर मोटर से ज्यादा प्यार है तो फिर मैं मैकेनिक्स करूंगा। तो आप अपना पसंद देख लो, जबरदस्ती नहीं करना है। देख लो बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना बाबू, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखोगे।
एल एम एन और ओ भाई हैं। कौन कौन भाई है? एल एम एन और ओ, ये चार सदस्य क्या हैं? आपस में भाई है। एल ओ की अपेक्षा काला है। अब एल की बात करें ना तो ये एल ओ की अपेक्षा क्या है? काला है। फिर कहता है एन सबसे अधिक गोरा है, और सबसे अधिक गोरा कौन है? एन है। अब कहता है एम ओ की अपेक्षा गोरा है, और एम जो है ना वो ओ की अपेक्षा क्या है? तो गोरा है। इसका मतलब सबसे गोरा ये रहा एन, उससे कम गोरा रहा एम, उससे कम गोरा रहा ओ, और सबसे कम गोरा रहा एल। तो पूछता है सबसे काला कौन है? तो यही जो है एल सबसे काला है, क्योंकि ऊपर में बोल दिया है एल ओ की अपेक्षा काला है, यानी एल ही सबसे काला है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जनवरी में अब नया फाउंडेशन बैच आएगा सुबह 9 से 10। माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है। देखिए ये वाली जो क्वेश्चन होती है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होती है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं होता है, बस इसको टेबुलर कहा जाता है और टेबल की तरह इसको सॉल्व कर देना है। तो जो जो नाम सामने आते जा रहे हैं, बस उस नाम को लिखते जाओ, और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनकर के तैयार होते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले किसके बारे में बताया? तो सबसे पहले दो नाम बताया, माधवी और शालिनी। एक नाम माधवी है और एक नाम कौन है? शालिनी है। तो देखिए इसके बारे में क्या बताए गए हैं। माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, यानी ये प्ले में भी, ठीक है, और किसमें? तो कंप्यूटर में। दो चीज में ये जो थी ना, माधवी और शालिनी, वो एक्सपर्ट थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता अंजना और माधवी, एक नया नाम जुटा अंजना। तो अंजना और माधवी किसमें किसमें? तो कंप्यूटर विज्ञान में तो पारंगत है ही, और साथ साथ ये लोग फिजिक्स में भी पारंगत है। कौन? तो अंजना और माधवी फिजिक्स में भी पारंगत है। आगे चलते हैं। अंजना, पूर्णिमा और निर्मला। अंजना तो है, दो नाम और जुटा, एक नाम पूर्णिमा जी का जुटा और एक नाम निर्मला का जुटा। इसको आपको ऐसे ही बनाना होगा। तो अंजना, पूर्णिमा और निर्मला फिजिक्स में तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये लोग क्या है ना कि हिस्ट्री में भी ये तीनों, अंजना, पूर्णिमा और निर्मला, अच्छी है। आगे चल दीजिए। निर्मला और अंजना, निर्मला और अंजना फिजिक्स के साथ गणित में भी अच्छी है। तो अंजना भी मैथ में अच्छी है और निर्मला भी मैथ में अच्छी है। इतना मेहनत आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य कला में। तो पूर्णिमा और शालिनी किसमें किसमें? तो नाट्य कला में, और साथ साथ किसमें? तो हिस्ट्री में अच्छी है। हमारा टेबुलर पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या पूछता है। क्या किया है जी, आज क्वेश्चन ही नहीं डाला है। एक मिनट बच्चे रुक जाइएगा। भौतिकी, इतिहास और नाट्य कला में कौन उत्तम है? क्वेश्चन है भौतिकी, इतिहास और नाट्य कला में कौन उत्तम है? चलिए देखिए, फिजिक्स में, हिस्ट्री में और नाट्य कला में चाहिए। तो फिजिक्स में देख लीजिए, पूर्णिमा जी को देखिए, नाट्य कला में भी है, फिजिक्स में भी है और हिस्ट्री में भी है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या? बी। एक क्वेश्चन और था ना जिसमें एरर था, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल में 27/1/2013 को पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? दिया गया है कि दिल्ली से मुंबई वायु मार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है, यानी कि बहुत स्पीड से आप दिल्ली से मुंबई वायु मार्ग के द्वारा यात्रा कर सकते हो। अब कहता है इसके निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, दोनों शहरों के बीच केवल वायु मार्ग से ही यात्रा संभव है। केवल लग गया जिसके कारण ये गलत है। दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष निकालना है, क्योंकि हमें मालूम है कि दिल्ली से मुंबई वायु मार्ग द्वारा यात्रा करना सबसे तेज है, तो दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं। वायु मार्ग द्वारा यात्रा सदैव एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिए तीव्रतम मार्ग है। ठीक है, तो देखिए इससे हमको ये तो पता नहीं चला कि सदैव यानी हमेशा एक शहर से दूसरे शहर जाने का सबसे फास्टेस्ट वे जो है वो प्लेन ही है। हम ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे सर प्लेन तो सबसे फास्ट चलती है, फिर आप उसको क्यों बोलोगे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं जाना है, मान लो एक छोटा से जगह पे जाना है, ठीक है, एक छोटा से जगह पे जाना है और वहां के लिए डायरेक्ट प्लेन नहीं है, तो पहले मैं पटना से दिल्ली जाऊंगा बाई प्लेन, फिर दिल्ली से उस छोटे जगह पे जाऊंगा, तो यहाँ बोर्डिंग में 3 घंटे लगे, वहां लगे, यानी समय ज्यादा लग गया। और वही अगर मैं ट्रेन से पकड़ लेता तो छोटे शहर में बहुत जल्दी पहुंच जाता। तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां प्लेन से पहुंचना आसान नहीं है। और चूंकि इसने क्या कह दिया, सभी की यात्रा कर दी, सदैव एक शहर से दूसरे शहर, यानी किसी भी एक शहर से दूसरे शहर जाओगे तो प्लेन ही सबसे फास्टेस्ट तरीका है पहुंचने का। बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जो प्लेन के माध्यम से जुड़े हुए भी नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने सी नंबर को नेगलेक्ट किया और बी नंबर का हमने चयन किया। तो जिन बच्चों के आंसर बी थे उन बच्चों के आंसर सही में काबिले तारीफ थे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, सभी प्रोफेसर क्या हैं बाबू? विद्वान हैं, और विद्वान लोग सदैव क्या होते हैं? सज्जन होते हैं। अब निष्कर्ष कहता है सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं, तो सभी प्रोफेसर विद्वान हैं और विद्वान लोग सदैव सज्जन होता है, यानी प्रोफेसर भी तो सज्जन होगा। तो कहता है निष्कर्ष सत्य है, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ हम लोग ऑप्शन नंबर ए का ही आंसर करेंगे। अब देख लो, वेन डायग्राम से बना सकते हो। जितने भी प्रोफेसर थे ना, वो सारे के सारे प्रोफेसर विद्वान थे। क्या थे? विद्वान। और इसने कहा कि विद्वान लोग जितने भी होते हैं ना वो सज्जन होते हैं। अब निष्कर्ष कहता है कि सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं, तो जो भी प्रोफेसर है वो विद्वान है और जो भी विद्वान है वो सज्जन है, यानी सारा का सारा प्रोफेसर सज्जन है। तो निष्कर्ष बिल्कुल 100% सत्य है, तो इसीलिए हम लोग ए का ही चयन करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब सर रीजनिंग को जला देते हैं, अच्छा धुआं धुआं कर देते हैं। कुछ नहीं बच्चा, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एकदम पेशेंस के साथ लगे रहो और जहां कमी है ना उस कमी को फुलफिल कर लो, बस उसके बाद रीजनिंग में आपकी लॉजिक क्रिएट हो जाएगी। जैसे यही क्वेश्चन देख लो, कहता उस एकल अक्षर की पहचान करे जिससे निम्नलिखित शब्दों में से अगर हम निकाल देंगे ना तब हमको नया शब्द मिल जाएगा। यानी कि इसमें से कोई एक अक्षर ऐसा होना चाहिए जिसको निकाल भी देंगे ना तब भी मेरा शब्द बनेगा। तो देखिए, अगर हम आर की बात करें तो आर केवल एक ही जगह है। आर कहाँ है? केवल एक ही जगह है, छोड़ दीजिए। अगर हम ए की बात करें, इसमें 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 नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर हम एल की बात करें, सिर्फ इसमें है, छोड़ दीजिए। अगर हम एम की बात करें, देख लो सब में है। अच्छा सोचो, हमने एम को सब में हटा दिया, एम को हमने सब में क्या किया? हटा दिया। तो देखिए, तो इंक वर्ड है ना, लैप वर्ड है, टी वर्ड है, वार वर्ड है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सर अगर डी को बना निकाल दोगे ना फिर भी आपके सारे वर्ड जो हैं वो मीनिंगफुल ही बने रह जाएंगे। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए, तो पहला शब्द कौन है? तो एस है। चौथा,
दूसरा तीसरा चौथा शब्द कौन है बच्चे? तो ई है। अब उसके बाद सातवां, 5 6 7 कौन है? एल है। और उसके बाद 11वां, 8 9 10 11 कौन है? एस है। अब कहता है कि अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखिए। एकदम बनेगा, लेस। ठीक है, बन जाएगा ना। तो पहला अक्षर क्या मिलेगा? तो एल मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेहतरीन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अब देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन तो एकदम झुनझुना वाला है। JAPAN है ना? क्या लिखा है? तो सर 9 0 15 0 13। अच्छा, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, एक माइनस किया। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एक माइनस किया। पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, एक माइनस किया। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, -1 किया। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, एक माइनस किया। तो कोडिंग से डिकोडिंग बनाने के लिए उसके रियल प्लेस वैल्यू में एक की कमी कर दी, आंसर आ गए। अब पूछ रहा है सर इंडिया को कैसे लिखोगे? ध्यान दोगे। आई 9, 9 में से एक गया 8, 14 में से एक गया 13, 4 में से एक गया 3, 9 में से एक गया 8, 1 में से एक गया 0। 8 पे शुरू 0 पे खत्म, 8 पे शुरू 0 पे खत्म, एक ही ऑप्शन है। तो आंसर हम लोग सी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। बढ़िया, आप लोग तो फास्ट जवाब दे रहे हो बच्चे। देखिए ए को क्या लिखा है? तो ए को सर 2 लिखा गया है। इसी तरह आर की हम बात करें तो आर को सर 5 लिखा गया है। एस की बात करें तो एस को 7 लिखा गया है। ओ की बात करें तो ओ को 3 लिखा गया है। और ई की बात करें तो ई को 4 लिखा गया है। ठीक है। अब कहता है तो किस शब्द के अक्षरों का योगफल जो है ना वो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी? तो ध्यान से देखिएगा। तो 5 5 3 8 8 7 15 15 4 19, यानी रोज का प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगा। सोलर की बात करें, 7 3 10 10 2 12 12 5 17। SEER की बात करें तो एस के लिए 7 4 4 8 8 7 15 और 15 और 5 20, इसका वैल्यू 20 बनेगा। अच्छा देखिए, 5 5 10 10 और 2 12 और 12 और 4 16। SEER सबसे ज्यादा एडजस्ट कर रहा है अपने पास वैल्यू, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो SEER हो जाएगा, जो परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए दो तरीके से बना सकते हैं, ध्यान से देखो। शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला, यानी हमें सिर्फ अंतिम दिशा निकालनी है, और वो भी कब की निकालनी है? तो शाम के चाय के बाद। ये आपका SSC CPO में पूछा गया है, SI में भी पूछा गया है, ASI में भी पूछा गया है, और इंटेलिजेंस में भी पूछा गया है। यानी ये क्वेश्चन जो है SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, और बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा कितना आसान है। शाम की चाय के बाद वो किस दिशा में चल रहा है? तो जब अंतिम दिशा निकालना हो ना बच्चे, तो दूरी से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट वहीं से सवाल का जवाब दो। देखो, एक ड्राइवर अपने गांव से चला, सबसे पहले उत्तर की ओर गया, जलपान करने के लिए रुक गया और फिर बाएं मुड़ा, और फिर 30 किलोमीटर चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर बाएं घूमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। अब देखिए क्वेश्चन क्या था? शाम की चाय के बाद वो किस दिशा में गया? तो यहाँ बायां है। अब रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला और फिर वो कहाँ मुड़ा? तो फिर वो एक बार बाएं मुड़ा। तो देखिए, एक बायां, दो बायां, तीन बायां। तीन बायां मुड़ने से अच्छा है कि आप एक बार दायां मुड़ जाओ। तो उत्तर से दायां मुड़ोगे तो पूरब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो जितना देर क्वेश्चंस पढ़ने में लगा ना, उतना ही देर में आंसर आया। ठीक है, अब देख लो जो बच्चे फिगर से बनाएंगे।
एक ड्राइवर अपने गांव से चला और सबसे पहले वो 20 किलोमीटर कहाँ गया, तो सर 20 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। सबसे पहले वो 20 किलोमीटर कहाँ गया, तो सर 20 किलोमीटर वो उत्तर की ओर गया। ठीक है। इसके बाद वो फिर से बाएं घूमता है और 30 किलोमीटर चलने के बाद यहां पे जाकर के वो जलपान करता है। और इधर से बनाता हूं, 20 किलोमीटर उत्तर में गया और यहां पे वो क्या करता है कि जलपान करता है। अब यहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर घूम करके वो कितना चलता है, तो 30 किलोमीटर चलता है और यहां पे पहुंच करके वो किसके लिए रुकता है, तो यहां पे 30 किलोमीटर चलकर वो भोजन के लिए रुकता है। ठीक है। फिर कुछ देर विश्राम करने के बाद वो फिर से बाएं घूमता है और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले वो 20 किलोमीटर चलता है। तो वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे रुका और यहाँ वो किसके लिए रुका, तो चाय के लिए रुका। फिर कहता है फिर वो बाईं ओर घूमता है और 30 किलोमीटर चलकर कस्बे में पहुंच जाता है। यहां से पुनः बाईं ओर चला और 30 किलोमीटर चल करके कस्बा में पहुंच गया। अब प्रश्न क्या है, उसने रात्रि भोज किया, शाम की चाय के बाद वो किस दिशा में गया था, तो देख लो शाम की चाय पीने के बाद वो इस दिशा में गया था और इधर वाली दिशा क्या होती है, तो ईस्ट होती है, इधर की दिशा वेस्ट होती है, ऊपर की दिशा नॉर्थ होती है और नीचे की दिशा साउथ होती है। तो बंदा किधर गया था, तो ईस्ट में गया था। इतना काम करने का कहाँ हमारे पास फुर्सत रहेगा एग्जामिनेशन में, हम लोग इतना काम क्यों करें। हम लोगों ने डायरेक्ट देखा, उत्तर से पहला टर्न बायां, दूसरा टर्न भी बायां और तीसरा टर्न भी बायां। तो 3 बार बायां घूमने से अच्छा है भैया एक बार दायां घूम जाओ, और उत्तर से दायां घूमोगे तो पूरब चले जाओगे, एकदम एग्जैक्ट आंसर दोगे और इसमें आप कभी इरर नहीं हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, ये मेरा बनाया हुआ रूल है, इसमें कभी इरर नहीं हो गए आप। नेक्स्ट देखो, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है। अब देख लो क्या पूछ रहा है, अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। फिर से वही बात, अंतिम दिशा निकालनी है, और जब मेरे भाई अंतिम दिशा निकालनी है तो डिस्टेंस का कोई यूज होता ही नहीं है। देखो, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया और सबसे पहले कहाँ चला, तो सर उत्तर में। 2 किलोमीटर चला, उसके बाद कहाँ मुड़ा, दाएं में। 3 किलोमीटर चला, उसके बाद कहाँ मुड़ा, बाएं में। 2 किलोमीटर चलता है तो एक दायां एक बायां कट गया, जब कुछ भी नहीं बचा तो वो व्यक्ति फिर से वहीं आ जाएगा उत्तर में। यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सबसे परफेक्ट और सबसे फास्ट आंसर है। तो ध्यान से देखिए, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता और उत्तर में कितना चला, तो 2 किलोमीटर। उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। प्रश्न पूछे गए हैं अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो सर वो ऊपर जा रहा है, यानी उत्तर में चल रहा है। यही उत्तर हम लोग वहीं से वहीं काम करके निकाल लिए थे, यानी इतना मेहनत करने की कोई जरूरत सही में नहीं थी। देखो ध्यान से समझना, जाना कहाँ है। 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखोगे, 2015 तो खत्म हो गया ना। अगर हम पूरा जनवरी ले ले तो 3 दिन, फरवरी ले ले तो 2016 आ गया यानी 1 दिन, मार्च ले ले तो 3 दिन, अप्रैल ले ले तो 2 दिन, और मई ले ले तो 3 दिन, जून ले ले तो 2 दिन, और जुलाई में कितना, 1 दिन। अब देखो, 2016 से 2020 जाने का मतलब है कि टोटल 4 साल का अंतर आएगा और 1 लीप ईयर आएगा। 3 3 6, 6 1 7 खत्म, 2 2 4, 4 3 7 खत्म, 4 1 5 1 6, कितने बच गए, तो सर 6 बच गए। कहाँ से 6 जोड़ोगे, तो सर या तो थर्सडे में आप 6 दिन जोड़ दो, उससे अच्छा 1 दिन माइनस कर दो। 1 दिन माइनस करना उचित है। हम कहाँ पहुंचेंगे, वेडनेसडे को यानी बुधवार को। एकदम डायरेक्ट आंसर दे दिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इतना काम ना करें तब भी हम बना सकते हैं। पूछोगे सर कैसे, तो याद करो हमने हमेशा कहा है अप्रैल तक 1, अप्रैल तक 1, जुलाई तक 2, अक्टूबर तक 3।
बस ये याद रख लेना। अप्रैल तक 1, जुलाई तक 2, अक्टूबर तक 3। अब ध्यान से देखिएगा, 31 दिसंबर है 2015 और 1 जुलाई 2020 तक जाना है, तो दिसंबर तो खत्म हो गया। अब हम अप्रैल तक गए तो कितना, 1, मई ने दिया 3, जून ने दिया 2, जुलाई ने दिया 1, और चूंकि लीप ईयर में प्रवेश कर चुके हैं और कोड यूज किए हैं तो अपने मन से 1। अब 4 साल में 5 शेष दिन मिलेंगे, 5 और 2 7 खत्म, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, कितने बच गए, तो 6 बच गए। अब थर्सडे में या तो आप 6 दिन प्लस कर दो या तो आप 1 दिन माइनस कर दो, वेडनेसडे को पहुंच जाओगे। देखो कैलकुलेशन छोटा हो गया, इसमें कैलकुलेशन क्या था, थोड़ा सा लंबा था, इसमें कैलकुलेशन क्या था, थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस चीज को आप याद रखोगे ना तो बड़ा गेम आसान हो जाता है। अप्रैल तक 1, जुलाई तक 2, अक्टूबर तक 3, अप्रैल तक 1, जुलाई तक 2, अक्टूबर तक 3। आप ये याद रखोगे ना तो गेम आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ नहीं था बच्चे, देख ध्यान से समझोगे। 31 दिसंबर 2015 साल का अंतिम दिन है ना, तो अब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। जनवरी टोटल होता है 31 दिन का, अगर हम 7 से भाग दे दें तो जनवरी से मुझको मिल जाएगा शेषफल 3। 2016 का फरवरी होगा 29 दिन का, तो 1 मिल जाएगा। मार्च होगा 31 दिन का, तो 3 मिल जाएगा। अप्रैल होगा 30 दिन का, तो 2 मिल जाएगा। मई होगा 31 दिन का, तो 3 मिल जाएगा। जून होगा 30 दिन का, तो 2 मिल जाएगा। जुलाई में 1 जुलाई बोला है तो 1 मिल गया। अब 2016 से 2020 का अंतर क्या आएगा, तो 4 साल, और इस 4 साल में लीप ईयर कौन होगा, तो 16 को हम यहाँ काउंट कर चुके हैं, तो 20 यानी 1 लीप ईयर। 7 पूरा नहीं होने देना है, 3 3 6 1 7 खत्म हो गए, 2 2 4 3 7 खत्म हो गए, 1 4 1 5 5 1 6 6। आगे जाना है तो या तो हम 6 दिन जोड़ेंगे या तो हम 1 दिन घटाएंगे। क्लियर है? हाँ बच्चे, रिमाइंडर को ही जोड़ता हूं। अब उतना हमारे पास फुर्सत है कि हम जनवरी के लिए 26 दिन लिखें, फिर फरवरी के लिए 29 दिन लिखें, फिर मार्च के लिए 31 दिन लिखें, फिर अप्रैल के लिए 30 दिन लिखें, फिर मई के लिए 31 दिन लिखें, फिर जून के लिए 30 दिन लिखें, फिर जुलाई के लिए 1 लिखें, फिर 4 साल का अंतर ले, उसमें 1 लीप ईयर ले, और फिर सबको जोड़ करके 7 को भाग दे करके और फिर शेषफल को जमा करे। इतना समय हमारे पास एग्जामिनेशन में रहेगा कहाँ, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो पहले ही आप क्या कर लो कि पहले ही उसका शेषफल लिख दो। जैसे ही आप लोग उसका शेषफल लिखना शुरू कर दोगे ना, एकदम आसान हो जाएगा। आगे चले। अमित सिंह जी, आपकी आधी बात तो हमें समझ में ही नहीं आई। अच्छा फिर से देखिए, क्वेश्चन तो उसी तरीके का है ना। 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से सुनिएगा सिर्फ मेरी बात को, बहुत मजा आएगा आपको। जब भी डेट और मंथ सेम हो ना, जैसा कि इसमें है, यहां भी 1 अगस्त है और यहां भी 1 अगस्त है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी डेट और मंथ सेम हो तो समझो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस दोनों साल का अंतर निकाल लो। तो 16 से 12 आने के लिए आपको 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, और लीप ईयर को उंगली पे काउंट कर लो। तो जब 2 लीप ईयर एक साथ होना तो कोई एक ही काउंट होगा। देखो 2016 काउंट होगा, लेकिन पीछे आते समय हम 1 अगस्त को रुक गए हैं, तो अगस्त काउंट नहीं होगा। तो 4 1 कितने, तो 5 हो गए। पीछे जा रहे हैं ना, तो कुछ नहीं करेंगे, मंडे में 5 दिन घटा देंगे या 2 दिन जोड़ देंगे। तो ट्यूसडे छोड़कर बच्चे क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया। ढूंढ लो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमेशा याद रखना, एकदम हमेशा याद रखना, जब भी डेट और मंथ सेम हो तो इस कंडीशन में क्या करोगे, दोनों साल का सिर्फ अंतर निकालोगे, अंतर में लीप ईयर को उंगली पे काउंट करोगे, और उंगली पे लीप ईयर को काउंट कर करके अगर 7 से अधिक आया तो 7 से भाग दोगे, और 7 से कम रहा तब कोई बात नहीं है। तो यहां भी हमने देखा 1 अगस्त 1 अगस्त कट गए,
2016 से 2012 जाने में 4 साल का अंतर है, और 4 साल का अंतर आने का मतलब है कि एक लीप ईयर आएगा, तो 4 और 1 5 आ गए। क्लियर है? जब ये 5 आ गए तो हमें पीछे जाना था, तो या तो हम मंडे में 5 दिन घटाएंगे या तो 2 दिन जोड़ देंगे। तो मंडे में 2 दिन जोड़ दिए तो ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे हो गया। अब बच्चा इसमें कुछ करना ही नहीं है रे बाबू, काहे परेशान हो रही है? एकदम कंटिन्यू देखती जा, आंसर आपको आने लगेगा। 15 अगस्त 1995 को फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 1983 को कौन सा दिन होगा? हमने क्या कहा? डेट और मंथ बैलेंस को काट दीजिए, दोनों साल के बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो यहां देख लो, 83 से 90 जाने में 7 साल और 5 साल इधर, तो 7 5 कितना, तो 12 साल का अंतर मिला। इस 12 साल के अंतर में लीप ईयर काउंट करो, पहला 84, फिर 88, फिर 92, 3 लीप ईयर बटा कितना, 7। शेषफल कितने बच गए? तो शेषफल बच गए 1। पीछे आ रहे हैं तो फ्राइडे में 1 दिन की कमी कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्सडे हो जाएगा। और कुछ करना ही नहीं है। जब भी डेट और मंथ सेम हो, जब भी डेट और मंथ क्या हो, सेम हो, तो दोनों साल के बीच का अंतर निकालो, लीप ईयर को उंगली पे काउंट कर लो, और काउंट करके अगर 7 से अधिक आ गया तो 7 से भाग दे के शेषफल जमा कर लो। आगे जाते समय शेषफल को जोड़ दो और पीछे जाते समय शेषफल को घटा दो। बस इतना ही करना होता है जब डेट और मंथ क्या होता है, सेम होता है। फिर से देख लो, आज कितना है, 25 दिसंबर है ना। 25 दिसंबर 2024 की बात करें, कौन सा दिन है, तो वेडनेसडे है। अब पूछ दिया कि सर 25 दिसंबर 2030 को कौन सा दिन होगा? तो देख लो, डेट बैलेंस है, मंथ बैलेंस है, ईयर का अंतर निकालेंगे। 24 से 30 जाने में 6 साल लगेगा। इस 6 साल में लीप ईयर कौन कौन मिलेगा? तो 24 तो दिसंबर से चल रहे हैं तो खत्म हो गया फरवरी, तो 24 के बाद सिर्फ 28 मिलेगा, नहीं 1 लीप ईयर मिलेगा, और बटा 7 करेंगे तो शेषफल कितने मिलेंगे? तो 7 एकम 7, शेषफल 0 मिले, यानी फिर से वेडनेसडे ही हो जाएगा। बस इतना ही तो काम करना है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करना है। ठीक है, यहां सैटरडे होगा। आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? पीछे जाने पे माइनस, आगे जाने पे प्लस। यहाँ हम पीछे जा रहे थे तो माइनस करेंगे, अगर आगे जाते तब शेषफल को प्लस करते। नेक्स्ट देखिए, फिर से है 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन होगा? तो देख तो बच्चा क्या बोला है, 12 अक्टूबर 1997 रखा है ना, कौन सा दिन रखा है? तो सैटरडे। और अब उसी दिन जाना है, यानी 12 अक्टूबर को ही जाना है, लेकिन कब जाना है बच्चे? तो 2008 में जाना है। डेट क्या है? सेम। मंथ क्या है? सेम। ईयर का अंतर लो, तो 3 साल इधर लोगे तो 2000 हो जाएगा, और 8 साल इधर लोगे तो 8 3 कितना, तो 11। अब लीप ईयर को उंगली पे काउंट कर लो, तो पहला लीप ईयर कौन मिलेगा? तो 2000। दूसरा लीप ईयर कौन मिलेगा? तो 2004। तीसरा लीप ईयर चूंकि अक्टूबर तक जा रहे हैं तो कौन मिलेगा? तो 2008। यानी कितने लीप ईयर मिलेंगे? तो 3 लीप ईयर। तो 11 और 3 14 बटा 7, शेषफल कितना जमा हो गया? 0। यानी आगे जा रहे हैं तो सैटरडे में 0 दिन जोड़ेंगे, और सैटरडे में 0 दिन जोड़ेंगे तो फिर से सैटरडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है ना कि इस टाइप का प्रॉब्लम जो है, जिसमें डेट और मंथ जो है वो सेम होता है, अब उसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई दम नहीं होता है। ठीक है, जब भी डेट और मंथ सेम हो, दोनों साल के बीच का अंतर निकालो, अंतर को फिर लीप ईयर को उंगली पे काउंट करो, 7 से कम है तो बस उसको जोड़ दो या घटा दो, और 7 से अधिक है तो उसको 7 से भाग दे दो। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। जैसे मान लो हमने कहा 5 मई 2001 को
ट्यूसडे है, तो 5 मई 2029 को कौन सा दिन होगा? अब देख लो कितना आसान काम। 5 में कट गया, 1 से 29 जाने में कितने साल लगेंगे सर? तो 28 साल लगेंगे। इस 28 साल में लीप ईयर कौन? तो 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016, फिर 2020, फिर 2024, फिर 2028, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लीप ईयर मिले। बटा कितना? 7। 7 चको 28, 7 एकम 7, तो 28 और 7 कितने हो गए? तो 35 हो गए। बटा 7 किया तो शेषफल कितने मिल गए? तो शेषफल 0 मिल गए। ट्यूसडे में 0 दिन जोड़ दिया, ट्यूसडे फिर से आंसर हो गया। बस इतना ही तो करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। लीप ईयर कितने से करना चाहिए सर? लीप ईयर तो हर 4 साल के बाद आता है ना पंकज, ठीक है। अब ये भी सवाल पूछने वाला है, लीप ईयर कितने से करना चाहिए? उंगली पे लीप ईयर काउंट कर लो भाई, बहुत आसान होता है उंगली पे लीप ईयर काउंट करना, एकदम समय नहीं लगता है। नेक्स्ट वन देखेंगे। आइए, सबसे पहले बच्चे 1 2 वाले लोग देख लो, ठीक है, ध्यान से देखो। कुछ बिल्ली क्या है? मगरमच्छ है। अच्छा, बिल्ली यहाँ, मगरमच्छ यहाँ, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बनेगा। कोई चूहा कुत्ता नहीं है। चूहा बोला दहेज दो, कुत्ता भी बोला दहेज दो। कुत्ता के पास देने को 1 रुपया है, 2 रुपया बेचारा कहाँ से दे पाएगा? गलत हो गया। कुछ मच्छर क्या है? कुत्ते हैं। मच्छर अगर कुत्ता तक जाना चाहे तो चूहा और बिल्ली से होते हुए जाएगा, और जैसे ही निगेटिव टच करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी गलत है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्ली भी यहीं कुत्ता भी यहीं, रीस्टेटमेंट है, कुछ का रीस्टेटमेंट कुछ में सही होगा। अब देख लो निगेटिव वाला क्या है, तो चूहा और कुत्ता है, कहीं और चूहा कुत्ता है नहीं, तो इधर और सोचेंगे नहीं, तो केवल 4 अनुसरण करता है, और केवल 4 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे आसान तरीका है। अब चलिए वेन डायग्राम वाले लोग देखिए। देखिए जितना भी कुत्ता था, कुछ कुत्ता क्या था? तो बिल्ली था। फिर कहता है सर कोई भी बिल्ली क्या नहीं है? तो सी फॉर चूहा नहीं है। और फिर कहता है सभी चूहे क्या हैं? तो एम फॉर मच्छर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर वेन का एनालिसिस हम करते हैं तो यहां से 2 कंक्लूजन निकलेगा ना, कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। यहां से 3 कंक्लूजन निकलेगा, सभी चूहा मच्छर है, कुछ चूहा मच्छर है, कुछ मच्छर चूहा है। अब देख लो इनके इनके बीच 100% वाली दुश्मनी है, तो पॉजिटिव कुछ भी बोलोगे गलत होगा, निगेटिव कुछ भी बोलोगे सही होगा, और पॉसिबिलिटी कुछ भी बोलोगे गलत होगा। लेकिन इनके और इनके बीच 50% वाली दुश्मनी है, तो जो दुश्मनी निभाएगा उसकी ओर से कुछ नहीं जाएगा। इसी तरह इसके और इसके बीच 50% वाली दुश्मनी है, तो जो दुश्मनी निभाएगा उसकी ओर से कुछ नहीं में जाएगा। बस इतना ही है। अब ध्यान से देख लो, पहला बोला कुछ बिल्ली मच्छर है, तो देखिए तो बिल्ली यहां खत्म, मच्छर यहां खत्म। क्या कुछ बिल्ली हमको मच्छर दिखता है? तो बिल्कुल नहीं दिखता है सर, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता कोई चूहा कुत्ता नहीं है, तो चूहा और कुत्ता के बीच में 50% दुश्मनी, और जब भी 2 वेन डायग्राम के बीच में 50% दुश्मनी हो तो 50% दुश्मनी में कभी भी हम किसी भी कंडीशन में कोई नहीं लगा सकते हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। कुछ मच्छर कुत्ते हैं, अब देखिए मच्छर का कुछ हिस्सा कुत्ता दिखता है क्या? नहीं, तो वह भी गलत हो गया। चौथा कहता कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो देखिए बिल्ली का कुछ हिस्सा कुत्ता दिखता है ना, तो चौथा सही हो गया। तो वेन डायग्राम से बनाने पर भी आंसर हमारे क्या हो गए? तो ऑप्शन नंबर डी हो गए। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, यूट्यूब की मर्जी। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले 1 2 वाले बच्चे समझ लो। सभी बेड क्या है? तो साइड टेबल है। अच्छा, सभी बेड बोल रहा है तो बेड ने मांग लिया दहेज, बेड के पास देने को 1 रुपया है, खत्म। कुछ लैंप क्या है? बेड है। लैंप से अगर बेड को मिलवाना है तो साइड टेबल 1 2 में तैयार है, सही है। सभी साइड टेबल बेड है, सभी साइड टेबल क्या है? बेड है। साइड टेबल भी यही, बेड भी यही, री स्टेटमेंट सभी के केस में सही नहीं होगा।
कुछ लैंप साइड टेबल है, तो लैंप और साइड टेबल रीस्टेटमेंट सही होगा। तो 2 और 4 अनुसरण करता है। अब देख लो भैया 2 और 4 कहाँ दिया है, तो इसका एक ऑप्शन और होना चाहिए था, कुछ लैंप बेड है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी साइड टेबल गलत हो जाएगा। कुछ लैंप साइड टेबल है, लैंप साइड टेबल, इसका 2 और 4 अनुसरण करेगा बाबू, एक ऑप्शन बना लो, 2 और 4 उसमें लिख लो। ठीक है, अब वेन डायग्राम वाले देखो, हमारे पास जितना भी बेड था ना, इसमें से कुछ क्या था, साइड टेबल था, और फिर कहता है सभी साइड टेबल लैंप है, जितना भी साइड टेबल है वो सारा का सारा क्या है, लैंप है। अब देखो बच्चे पहला क्या कहता है, सभी बेड साइड टेबल है। क्या हमको सारा का सारा बेड साइड टेबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। दूसरा, कुछ लैंप बेड है, लैंप का कुछ हिस्सा बेड दिख रहा है ना, तो दूसरा सही हो गया। तीसरा, सभी साइड टेबल बेड है, सभी साइड टेबल बेड नहीं ना दिख रहा है, तो गलत हो गया। कुछ लैंप साइड टेबल है, तो लैंप का कुछ हिस्सा साइड टेबल दिख रहा है ना, सही हो गया। यानी कौन कौन सही होगा बच्चे, तो 2 और 4 सही होगा। तो 2 और 4 जब सही होगा तो वो किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है ना, ये सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट है। ठीक है, देखिए बच्चे दिक्कत क्या है ना, 1 2 वाली ट्रिक ऐसी ट्रिक है ना जिसमें पेशेंस रखना होता है। ठीक है, शुरुआत का 1.5 घंटा 1 घंटा जो है ना, वो आपको एकदम कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। जब 1.5 से 2 घंटे होंगे तब वो समझ में आना शुरू होगा, और जब 2.5 से 3 घंटे होंगे तब वो पूरी तरीके से समझ में आएगा। और YouTube पे मैंने देखा है बच्चों के पास पेशेंस होते ही नहीं है। ठीक है, वो शुरुआत में 5 मिनट 2 मिनट देखेंगे, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए 1 2 ट्रिक जो है ना, वो कभी यूट्यूब पे देने की कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि भैया 1 2 वही सीख पाते हैं जो मेरे साथ कम से कम 1 2 के साथ 3 घंटे कम से कम मेरे साथ बिता पाते हैं। तो ये 3 घंटे फाउंडेशन बैच में बच्चे अच्छे से बिता लेते हैं, इसीलिए उनको सिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे आंख के सामने होते हैं, उठ के जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो वो सीख जाते हैं। और जो बच्चे आंख के सामने नहीं होते हैं, वो 10 मिनट में, शुरुआती 10 मिनट में सर क्या कर रहे हैं पते नहीं चल रहा है, पते नहीं चल रहा है, छोड़ो नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए नहीं देता हूं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंस रखने पर सीखी जाती है। चलिए ध्यान से देखिए। हम्म 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1 4, 4 2 6, 3 दूना 6, 3 9 27, 9 ओहो, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो 2 6 4 है ना, बाई 2 कर दिया, भाग दे दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, इन सभी को आपस में क्या करो ना, ऐड कर दो। तो 3 1 4, 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह क्या है, 8 7 0 है, स्टार 3 है, 3 से भाग दे दो, 3 दूना 6, 3 9 27, 0, आपस में जोड़ दो, 9 2 11 और 0 कितने हो गए, 11 हो गए। एकदम बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब देखो तो क्या दे रखा है, 7 3 5 है, किससे भाग देंगे, 5 से। 5 1 कम 5, बच गया 23, 5 चको 20, बच गया 35, 5 7 35, सबको आपस में जोड़ दो, 4 1 5, 7 5 12, 7 5 12, देखो तो 12 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी में है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 3/9/2016 को, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डाउट खत्म हो गया होगा। अच्छा पंकज का नेट ही स्लो चल रहा है। हाँ बच्चे, ये इशू तो हमेशा बना ही रहेगा, आप इससे भाग नहीं सकते हो कभी भी। नेक्स्ट वन देखो,
अच्छा देखिए फिर से, पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े शामिल हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, तो टी का विवाह किससे हुआ है? तो डॉक्टर से हुआ। और टी क्या है? तो टीचर है। ठीक है, तो शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ। इससे कौन मेल होगा कौन फीमेल पता नहीं चला। जो आर और यू की माँ है, तो जो का काम हमेशा होता है पीछे जाकर नजदीक वाले को पकड़ना, और नजदीक वाला कौन है? डॉक्टर। यानी डॉक्टर महिला है तो टी मेल हो गया और डॉक्टर फीमेल हो गई। और जो किसकी माँ है? तो आर और यू की माँ है। यानी टी और डॉक्टर के 2 लोग, एक आर और एक यू संतान होंगे। लेकिन इसमें कौन लड़का होगा कौन लड़की होगा हम कह नहीं सकते हैं। आगे चलेंगे। फिर कहता है वकील का विवाह पी से हुआ है। अब देखिए, कोई एडवोकेट है, ठीक है, और इसका विवाह बच्चे किससे हुआ है? तो पी से। कौन लड़का कौन लड़की पता नहीं। आगे चल दीजिए। पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, तो पी को एक पुत्र भी है और पुत्र का पुत्र भी है, तब तो पौत्र होगा। आगे चलिए। 2 विवाहित महिलाओं में से एक हाउसवाइफ है, तो एक विवाहित महिला तो ये हो चुकी है। अब देख लो यहाँ पी और यू शादी कर नहीं सकता है, तो एक तो एडवोकेट हो चुकी है और एक डॉक्टर हो चुकी है। और बोला 2 विवाहित महिलाओं में से एक क्या है? गृहिणी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर इसी को हम पी बना देते हैं, ठीक है, तब तो इसकी शादी एडवोकेट से हो नहीं सकती, यानी इसको पी बना नहीं सकते हैं और इसको एडवोकेट भी बना नहीं सकते हैं। अब कहता है परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। निम्नलिखित में पौत्री के बारे में क्या सही हो सकता है? तो सबसे पहले हमको इसको कनेक्ट करना होगा। टी शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, जो यू और आर की माँ है, तो 6 लोगों में से 1 2 3 4 लोगों को देख लिए। फिर कहता है वकील का विवाह पी से हुआ है, एडवोकेट का विवाह पी से हुआ है, पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। यानी एडवोकेट कौन है? पुरुष है, और यही हाउसवाइफ है जो क्या है? महिला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम इसके ऊपर ले जाते हैं तो पी को एक पुत्र है, पी को क्या है? एक पुत्र है, और पी क्या है? तो हाउसवाइफ है। और इसका विवाह किसके साथ हो रखा है? तो एडवोकेट के साथ हो रखा है। अब कहता है कि इसको एक पुत्र और एक पौत्र भी है, तो एक पुत्र है और एक पौत्र है, तो इस दोनों में कौन पोता होगा कौन पोती होगा नहीं कह सकते हैं। अब देख लो क्या कहता है। फिर हमको कहा गया 2 विवाहित महिलाओं में से एक हाउसवाइफ है, परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। यानी इसी दोनों में से कोई एक इंजीनियर होगा। अब पूछा है पोती के बारे में क्या सही होगा? बड़ा सही क्वेश्चन है। तो इंजीनियर तो नहीं हो सकता है, ठीक है, वह वकील है, संभव नहीं है। वह छात्र है, पोती छात्र हो सकती है। वो डॉक्टर है, डॉक्टर तो नहीं है। एक बच गया इंजीनियर, और चूंकि बोला है कि एक पुरुष इंजीनियर है तो ये भी संभव नहीं, डॉक्टर भी संभव नहीं और वकील भी संभव नहीं, क्योंकि वकील और डॉक्टर ऊपर जा चुके हैं। तो बच गया क्या? छात्र। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। समय लगा लेकिन बहुत अच्छे से बना। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। बच्चे अतुल, इतने सालों में मैंने ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया ना कि 1-2 वाली फंक्शन सीखने के लिए मेरे सामने कम से कम 2.5 से 3 घंटे समय बिताने होते हैं। और यकीन मानो यूट्यूब पे इतना लोगों को फुर्सत नहीं है कि वो मेरी क्लास 1-2 वाली क्लास खास करके 1.5 घंटे 2 घंटे देख पाए साथ में बैठ के। जब तक हम सामने नहीं रहेंगे ना, तब तक आप क्या सीखोगे क्या नहीं सीखोगे हमें मालूम चल ही नहीं पाएगा। आइए ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यही हमारे पास श्रृंखला है। कहता है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर चाहिए और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर चाहिए, लेकिन यहां पे सिर्फ डिजिट चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसे डिजिट की तलाश करनी है जिसके पहले भी ऑड हो जिसके बाद में भी ऑड हो। अब ये डिजिट ऑड भी हो सकता है या ये डिजिट
इवन भी हो सकता है। देखो मामला यहां फंसेगा, ठीक है। हमको एक वॉइस दें, बैटरी तो अभी टनाटन है रे, हमको एक ऐसा डिजिट का तलाश करना है जिसके आगे पीछे ऑड हो, तो ट्रिपल ऑड में भी काउंट होगा और एक इवन और दोनों तरफ ऑड हो तब भी वो काउंट होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, इसके दोनों तरफ ऑड नहीं है, 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 इसके भी दोनों ओर ऑड नहीं है, इसके भी दोनों ओर ऑड नहीं, इसके भी दोनों ओर ऑड नहीं, इसके भी दोनों ओर ऑड नहीं, इसके दोनों ओर ऑड है, इसके दोनों ओर ऑड नहीं, इसके दोनों ओर ऑड नहीं, 6 के दोनों ओर ऑड है, 3 के दोनों ओर ऑड नहीं, 6 के दोनों ओर ऑड नहीं, 2 के दोनों ओर ऑड नहीं, 2 के दोनों ओर ऑड नहीं, 5 के दोनों ओर ऑड नहीं, 5 के दोनों ओर ऑड है और 3 के दोनों ओर ऑड नहीं। तो 1 2 3 मिला 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे, अब देखिए ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, हम लोग बचपन में ये पढ़ चुके हैं लेकिन आज ये भूल चुके होंगे। तो देखो ये खतरनाक नहीं है, ध्यान से देखना, मैं इसका रोमन वैल्यू को जो है ना वो न्यूमेरिक वैल्यू में लिख रहा हूं। ये कितना हो गया, तो 7, ये कितना हो गया, तो 5, ये कितना हो गया, तो 10, ये कितना हो गया, डैश दिया है नहीं, 8, ओहो 7 है, 5 है, फिर 10 है, फिर 8 है, ठीक है, और 8 के बाद ये कितना है, तो 125 है। अब पूछ रहा है सर अगला बतला दो, अगला क्या होगा। अगला का तो कोई दिख नहीं रहा है रे, यानी वाट यहां नहीं है, वाट यहां ब्लैंक्स है, 10 के बाद ब्लैंक्स है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 8 है, उसके बाद कितना है, 125 है। ये 100 होता है, सी का मतलब 100 होता है, 20 और 5 25। अगर ये सीरीज होता, अब आप आंसर बना सकते थे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये तो 12 है ना, 7 लिख दिए, 12 है बच्चे, देख लो, 12 में से 2 गया कितना, 10, 10 में से 2 गया कितना, 8, ये 5 है और यहां 125 है। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 25 होगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 होगा। यानी इस ब्लैंक्स में मुझे क्या चाहिए, 25 चाहिए। और 25 लिखने का तरीका क्या है, तो 25 लिखने का तरीका रोमन में ये है। अब देख लो तो ये किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एसएससी मल्टीटास्किंग में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और सही मायने में देख लो तो बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और 2018 वाली वैकेंसी में रेलवे में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ऑड मैन आउट बना करके उसको पूछा गया था। वो भी क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग जो है ना वो भूल गए हैं। डी का वैल्यू याद है क्या, एम का वैल्यू याद है क्या रोमन में, बहुत बच्चे को नहीं याद होगा। डी का में भी 500 होता है ना। अच्छा देखो, अनूठापन यानी पुरानापन। अब देखते हैं, कोई भी जब पुरानी चीज जो होती है वो दिखने में बड़ा अनूठा लगता है, क्योंकि अब वैसा मिल नहीं सकता है। तो कहता है नयापन, तो नयापन क्या होगा, जो चीज खोजेंगे वही नया होगा। आंसर हो गया। पुरानापन का संबंध किससे है, हाँ डी का 500 है, अतुल को याद है, बहुत बढ़िया। अच्छा एम का 1000 है, वाह अतुल क्या बात है। अनूठापन, ठीक है, का मतलब क्या हुआ, पुरानापन। अनूठापन का मतलब क्या, कोई भी चीज अनूठा कब हो जाता है, जब वो एकदम पुराना हो जाएगा, अब मिलने की संभावना नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अनूठा है, वैसा खोज के दिखाओ। तो इसी तरीके से नयापन का क्या हो जाएगा, तो खोज। नयापन का क्या हो जाएगा बच्चे, तो खोज। नेक्स्ट देखोगे, गुप्तचर, मुखबिर, संवाददाता। तो देखो गुप्तचर जो होते हैं ना उसको हम मुखबिर भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों का सेंस सेम ही होता है।
मुखबिर भी वही होता है जो जासूसी करता है, और गुप्तचर भी वही होता है जो जासूसी करता है। तो इसी तरह से संवाददाता किसको कहेंगे, तो सूत्र को कहेंगे। संवाददाता किसको कहेंगे, तो सूत्र को कहेंगे। अच्छा देखिए, तो थोड़ा सा अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है ना, 27 नंबर में क्या हो गया बच्चे, 27 नंबर में तो कुछ था ही नहीं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका अच्छा है तो आप देखोगे कि 729 दिख गया क्या, फिर देखोगे 1000 दिख गया क्या, और फिर देखोगे 1331, यानी ये आपको दिखेगा 9 का क्यूब, ये आपको दिखेगा 10 का क्यूब, और ये आपको दिखेगा 11 का क्यूब। तो अब आपको चाहिए 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना 28 होता है, 17 28 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, सब में एक एक बढ़ा दिया गया। 29 के जगह 30 लिखा, 1000 के जगह 1001 लिखा, और 32 के जगह 31 लिख दिया, 31 के जगह 32 लिख दिया। तो इसी तरीके से 12 का क्यूब कितना होता है, तो 17 28 होता है। और 17 28 में हमको कितना लिखना होगा, तो 17 29 लिखना होगा। 17 29 किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पष्ट रूप से आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 का 17 23 होगा, है पागल। ध्यान से देख लीजिए, 12 12 44 से 12 चक्कों 48 का 8, हाथ में 4, 12 चक्कों 48 और 4 52 का 2, हाथ में 5, 12 का 12 1, और 12 और 5 17। कितना आ गया बच्चा, 28 ना। हमेशा कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है। तो यहां भी कितना जोड़ेंगे बाबू, एक जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो 17 29 हो जाएगा ना। 17 30 कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना बाबू। तो आंसर क्या होगा, तो 17 29 हो जाएगा। यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो रूल क्या बना, 9 का क्यूब प्लस 1, 10 का क्यूब प्लस 1, 11 का क्यूब प्लस 1। तो अगला क्या होगा, तो 12 का क्यूब प्लस 1। ठीक है। तो देखिए आज क्वेश्चंस का लेंथ थोड़ा टफ था। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हमने झोला भर भर के डाले थे। ठीक है, झोला भर भर के हमने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन डाले थे, इसीलिए आज क्वेश्चंस की संख्या हमने 30 ही रखी। जिस दिन सिटिंग अरेंजमेंट की संख्या मैं कम डालूंगा उस दिन क्वेश्चंस की संख्या 40 के आसपास मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन जिस दिन सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा मात्रा में रखूंगा उस दिन क्वेश्चन 30 ही दूंगा, ताकि समय पर मैं जो है ना वो आराम से कर सकूं चीजों को। तो बच्चे चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करेंगे। सभी बच्चों को मेरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। और साथ साथ हमारे सनातन धर्म की अगर बात करें तो आज तुलसी पूजन है, तो उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको तो पता नहीं होगा लेकिन आपकी मम्मी, आपकी दीदी, इन सबको मालूम होगा कि आज तुलसी पूजन भी है। ठीक है, तो फेस्टिवल कोई भी हो उसको एंजॉय करो। ठीक है, फेस्टिवल फेस्टिवल होता है। और मेरा मानना है ना कि फेस्टिवल एक तरीके का नैप होता है। ठीक है, जैसे आप काम पे हो, आपको बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, अब काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो एक हल्की सी नैप ले लिए 2-4 मिनट की, माइंड रिफ्रेश हो गया। तो यही माइंड रिफ्रेशमेंट का तरीका क्या है, तो फेस्टिवल है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल का मतलब ही होता है कि आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आया है। तो फेस्टिवल जो है ना उसको एंजॉय करो, बड़ा ही आनंद आता है। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करेंगे। कल फिर हमारी और मुलाकात होगी 8 बजे रात को। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलते हैं।